अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर न्यू एक्सरसाइज और मैं ऐसा कहूँ कि ओल्ड चैप्टर। हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे हैं जिसमें हमने 16.4 तक सारी एक्सरसाइजेस कर ली थी एंड देन लेट्स रिज्यूम दिस चैप्टर अगेन। सो हमारे पास 16.5 जो है यहाँ पर एक्सरसाइज आती है जिसमें हमें कहा गया है कि सरफेस एरिया एंड सरफेस इंटीग्रेशन पे जो है हमने काम करना है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया एंड सरफेस इंटीग्रेशन। हमें पता है कि जब सरफेस एरिया आता है तो इंटीग्रेशन की बात वहाँ पर आती है बिकॉज वो सरफेस एरिया हम इंटीग्रेशन से जो है वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी सारी थ्योरी एंड आपको पता है आई डोंट लाइक थ्योरी राइटिंग भी और रीडिंग में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट किस तरह का, लेट्स सी अबाउट दैट। सबसे पहले हमारे पास जो है फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया, और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड साथ ही इसकी एग्जाम्पल को जो है डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल यूज़ द सरफेस एरिया फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ज़रा सा जूम कर लें बुक पे तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया जो है आता है। अच्छा, तो सरफेस एरिया यहाँ पर हमें प्रॉपर जो है डेफिनेशन गिवन है एंड मैंने आपको हमेशा कहा गया है कि सेक्शन ए में जो है ये डेफिनेशंस यूज़ होती हैं तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर हमें जो है सरफेस एरिया के बारे में गिवन है कि द एरिया ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई जेड equal to C cover the closed and bonded plane region R is surface area this। और यहाँ पर जो है इनके फैक्टर्स के बारे में हमें बताया गया है कि कौन सा फैक्टर किस चीज़ को डिनोट करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो चलिए बुक को बंद करते हैं एंड इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें सरफेस एरिया की बात हो रही है ऑफ कोर्स, तो सरफेस एरिया। ठीक है, अब अच्छी राइटिंग की तो उम्मीद ही नहीं कीजिए बिकॉज वो मैं नहीं करती। सो हम लोग आगे की उम्मीदों पे जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होता है सरफेस एरिया में विद रीजन आर। आर जो है वो हमारे पास रीजन होता है कि कौन से रीजन पे जो है हम लोग अपना इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। देन वी हैव जी ऑफ एक्स वाई जेड विद द फंक्शन एब्सोल्यूट। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ है विद ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड ऑफ कोर्स विद डॉट प्रोडक्ट पी। ठीक है, यहाँ पर गलत डॉट लग गया एंड डॉट प्रोडक्ट विथ पी। डॉट प्रोडक्ट पी को हम पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट पी जो है वो हमारे पास क्या होता है, साथ में डी ऑफ ए। अब इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल जो है सॉल्व द फॉर्मूला विद एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में गपशप मारते हैं। यहाँ पर जो आर है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो होता है रीजन। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम लोग जी ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमारे पास ये जो रीजन होता है ये हमारे पास 3 डायमेंशन का होता है। ठीक है, डायमेंशन सही है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन का होता है। साथ में ये जो हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई और जेड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है। ठीक है, स्केलर फंक्शन एफ लिख दूंगी मैं साथ में। सो स्केलर फंक्शन है ये हमारे पास ना। अगर हम लोग इसकी बात करें तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है GRADIENT ग्रेडियंट। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर जो है हमारे पास P जो है ये एक वेक्टर है जो कि ग्रेडियंट ऑफ F के साथ जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दे रहा है। साथ में अगर यहाँ पर DA को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल एरिया, जिस एरिया को हम लोग डिफरेंशियल में यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, ये उस एरिया को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए इसके लिए भी लिख दूँगी। तो D ऑफ A हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स ओवर द रीजन आर। ठीक है, सो ये हमारे पास डी ए को रिप्रेजेंट करता है। ये शुरू में मैं सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कहीं मैं जो है इसका नाम लूँ कि स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट या फिर जो है डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट या फिर वेक्टर या फिर रीजन, तो आपको पता हो कि भाई ये मैं इसमें किस चीज़ के बारे में जो है वो बात कर रही हूँ। ठीक है, सो इससे जो है होप कि आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि डेफिनेशन में हमारे पास क्या क्या है। नाउ इस डेफिनेशन को यूज़ कैसे करते हैं, अब ऑफ कोर्स वो भी तो मैं ही बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं विद एग्जांपल नंबर 1 ऑफ थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में।
अब जो है हम लोग इस एक्सरसाइज को सारा सॉल्व करेंगे। सो होप कि आपको जो है पीछे वाली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वो समझ आ गई हैं तो आगे वाली चीज़ें भी जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हमने यूज़ की हैं उसी को हम लोग रीयूज़ करेंगे इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब हम लोग जो है फाइंडिंग सरफेस एरिया करेंगे बाय द एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। थोड़ा सा जूम में जाते हैं एंड एग्जाम्पल नंबर 1 को जो है वो रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें, ये जो है हमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस कट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैराबोलाइड x² + y² - z = 0 बाय द प्लेन z = 4। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमारे पास जो है एक सरफेस एरिया है, ठीक है, जो कि बॉटम से कट हुआ है, यानी पैराबोलाइड की बात हो रही है जो कि बॉटम से कट हुआ है, जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है और जिसका प्लेन जो है x = 4z में जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें जो है फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट ऑफ जो है f की बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग गिवन फंक्शन की बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में क्या है। तो चलिए सोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले सोल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं, और क्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसकी बात कर लेते हैं। हमें गिवन इक्वेशन क्या गिवन है, हमें पैराबोलाइड की एक इक्वेशन गिवन है जो कि है हमारे पास कुछ इस तरह से x² + y² - z = 0, और हमें गिवन है कि z जो है वो हमारे पास 4 है। यहाँ पर जो है हम लोग जर्नल जो है सोल्यूशन, जर्नल इक्वेशन जो पैराबोला की होती है हम लोग यहाँ पर वो यूज़ करेंगे। सही है, तो जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जर्नल इक्वेशन फॉर पैराबोला, ठीक है, या पैराबोलाइड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैराबोलाइड, ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास पैराबोलाइड की क्या होती है, वो होती है z = x² + y²। सिंस यहाँ पर हमें बोला गया है कि पैराबोलाइड का जो बॉटम का हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, उस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो बॉटम का जो हिस्सा है हमारे पास, अब हम लोग उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास किस तरह से बन जाएगी, हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे z = 4 - x² - y², यानी ये दो जो हैं ये हमारे पास इक्वेशन के दूसरी साइड पे चले जाएंगे एंड हम लोग इसको z में यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो z की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी 4। तो दिस इज़ अवर इक्वेशन विच वी विल यूज़ फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ बॉटम पैराबोलाइड। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम लोग स्टार इक्वेशन बोल देंगे फॉर द z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किस तरह से करना है। और यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये z वाली इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे कि फंक्शन x, y एंड z = x² + y², और ये जो z है ये इधर चला जाएगा तो -z बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एट अ पॉइंट XYZ एक सरफेस का जो है हमारे पास फंक्शन बन गया। ठीक है, नाउ ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड करेंगे। लेट्स सी कि ग्रेडियंट ऑफ f हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे और ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ f हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, बट ये स्टार्टिंग है तो मैं इधर दोबारा थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग ग्रेडियंट ऑफ f को जो है वो फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है कि 2xi + 2yj -k। अब ये मैंने किस तरह से निकाला, ये मैंने जो है अपने फंक्शन f of x, y एंड z से निकाला है। लेट्स सी x² + y² - z। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग फाइंड करेंगे। तो पावर जो है डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 i, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ f है तो वेक्टर i लगेगा। ठीक है, नाउ प्लस इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। हमारे पास 2y आ जाएगा विद j हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट जो है नहीं क्या बोला था अभी मैंने, वेक्टर है। एंड -z हमें पता है जो है -4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर k लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमारा ग्रेडियंट ऑफ f आ गया है। नाउ इस ग्रेडियंट ऑफ f के साथ हम क्या करेंगे, लेट्स सी इस ग्रेडियंट ऑफ f को हम लोग जो है इसका
जो है मेजरमेंट निकालेंगे। किस तरह से निकालते हैं वो भी हमें पता था। ग्रेडियंट ऑफ एफ विल बी इक्वल टू, मेजरमेंट किस तरह से होता है कि इसका भी स्क्वायर होता है प्लस दूसरे का भी स्क्वायर होता है, लास्ट वाले का भी स्क्वायर हो जाता है। तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, एंड इसका हो जाएगा 2y। फिर वेक्टर के जो वेक्टर जो होता है ना वो फिर इसमें नहीं लगता, ठीक है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस ये हो जाएगा 4y², और ये माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया, या फिर मेजरमेंट ऑफ जो है आप एफ बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास आ गया ना। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद पी, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारे पास P क्या है। P भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ P। यहाँ पर जो P है वो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस की बात हो रही है, एंड लेट्स सी कि उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो चलिए ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर जो है हम लोग एक डबल स्टार इक्वेशन दे देते हैं, सही है। अब जो है मैं P फाइंड करूँगी, तो हमें P चाहिए पहले, तो चलिए P को ले लेते हैं। यहाँ पर जो P है हमारे पास, उसके लिए हमें जो है बोला गया है कि ये एक नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस एरिया है, ठीक है। सिंस यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें प्लेन जो है वो 4 गिवन है, तो अगर हम लोग पैरेलल XY प्लेन को देखें तो नॉर्मल वेक्टर जो है हमें क्या देगा, XZ प्लेन देगा, Z यूनिट वेक्टर, जिसमें हमें पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट होगा हमारे पास 0 0 एंड ऑफ कोर्स 1। और P भी हम जो है वो काफ़ी दफ़ा पीछे भी निकाल चुके हैं। पूरी की पूरी जो चैप्टर है उसमें हम लोग ने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की हुई है। सो हमारे पास ये जो है वो P आ चुका है ना। इसका जो है हम लोग ने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है विद F, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ F। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ F विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ P। तो ग्रेडियंट ऑफ F क्या था, 2x 2y एंड 1, ठीक है, एंड साथ में P देखिए, P है 0 0 एंड 1। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें, सॉरी ये इधर आएगा एंड इधर, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 1। तो यानी हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ F जो है वो हमारे पास 1 आ गया। और अगर यहाँ पर जो है हम लोग एब्सोल्यूट की बात करें तो ये एब्सोल्यूट में भी हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया है 1। तो ग्रेडियंट ऑफ F विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ P इज़ इक्वल टू 1। नाउ जो हमने ग्रेडियंट ऑफ F निकाला था जिसमें हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ थी, अब हम लोग वहाँ पर जो है XY की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर आखिरी में हम लोग ने सरफेस एरिया की जो है फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। सो कंबाइन होकर हमारे पास वो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। सो अगर आपने देखा हो तो ग्रेडियंट ऑफ F मैंने फाइंड किया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 4y² प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे ग्रेडियंट ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू 0 0, x और y की वैल्यू हमारे पास 0 0 है, ठीक है। तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ F जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास 1 आ गया है। नाउ इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हम कहाँ पुट करेंगे, हम पुट करेंगे अपने जर्नल फार्मूला में। जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या था, जर्नल फार्मूला था हमारे पास, इसको मिटा के मैं ज़रा लिख देती हूँ सारा, ठीक है। सो जनरल फार्मूला हमारे पास सरफेस एरिया का था, सरफेस एरिया वो था हमारे पास डबल इंटीग्रल विद रीजन R, और था हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ F एंड ग्रेडियंट ऑफ F विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ P विद D ऑफ A, ठीक है। D ऑफ A किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एरिया एलिमेंट को, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ना इसमें हम लोग जो है वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने निकाली थी एंड वो वैल्यूज़ क्या क्या हमारे पास आई थी। लेट्स सी। सबसे पहले जो 2 इंटीग्रल हैं वो हमारे पास बिल्कुल वैसे के
वैसे ही रहेंगे। विद रीजन की बात अभी मैं थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर रीजन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आया था, ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 4y² प्लस ऑफ 1। एंड अगर हम लोग इसके डॉट प्रोडक्ट को देखें तो वो हमारे पास क्या आया था, 1 था, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे विद g ऑफ a। अब अगर हम लोग रीजन की बात करें तो अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो तो हमें रीजन ऑलरेडी गिवन था। रीजन क्या था, हमें फंक्शन जो था x² प्लस y² माइनस ऑफ z गिवन था। तो अगर हम लोग इसको देखें इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास होगा x² प्लस y² इक्वल टू z क्या था हमारे पास, 4 था। एंड नाउ यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं आर की, यानी डिस्क की बात कर रहे हैं। डिस्क बोल सकते हैं आप, रीजन बोल सकते हैं। हम लोग xy प्लेन की बात कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मल प्लेन। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पैराबोलाइड का है तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैराबोलाइड के नीचे बॉटम वाला हिस्सा कट करके जो है सरफेस एरिया फाइंड हो रहा है। सो वी विल यूज दिस, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा रीजन आर। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, ये हो जाएगा x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 4। सो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग पूरा का पूरा ओपन कर लेंगे। dA की जगह हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे d ऑफ x d ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दो इंटीग्रल है, d ऑफ x d ऑफ y, और dA रिप्रेजेंट ही dx बाय d ऑफ y को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं उसको हटा देती हूँ, यानी इस रीजन को हटा दूंगी मैं, ठीक है। तो ये देखिए इस फॉर्मूला था, ये हमारे पास कुछ इस तरह से था, मैंने उसमें चीज़ें पुट की तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन गया। नाउ हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको याद है तो हमने पोलर की इंटीग्रेशन की थी, ठीक है। सो के पोलर इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आज यहाँ पर जो है अगेन हम लोग पोलर जो है इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले हैं। लेट्स सी कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। सो चलिए अब मैं जो है इसको ज़रा ऊपर लिख दूंगी। एंड साथ में जो है हम लोग किस तरह से कार्टीजन को पोलर में चेंज करते हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ में जो है प्रॉब्लम होती है, एंड ये वाली चीज़ मैं काफ़ी जल्दी जो है डिस्कस करने वाली हूँ। आई थिंक इन नेक्स्ट कमिंग मंथ और उसके अगले मंथ, कमिंग 2 मंथ्स में हम लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम कार्टीजन टू पोलर, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाए, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर सारा का सारा लिख दूँगी जिससे मैंने अभी लिखा था, ठीक है। x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 4 विद द फंक्शन। अब नीचे जो है मैं वो नहीं लिखूँगी 1, क्योंकि हमें पता है कि नीचे 1 लिखो ना लिखो, हम बड़े हो गए, हमें पता है कि नीचे 1 है, ठीक है। d ऑफ x एंड d ऑफ y। चलिए अब हम लोग जो है इसको एज अ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमारी जो कार्टीजन और पोलर वाली थिंकिंग है वो थोड़ी सी जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि हम लोग जो है इसके बारे में देख लें कि इसको हम लोग किस तरह से कार्टीजन से पोलर में चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या था, DA था, ठीक है। सो DA जो रिप्रेजेंट करता है पोलर टू कार्टीजन, पोलर में तो वो रिप्रेजेंट करता है dx बाई d ऑफ y। देन इसको हम लोग जो है चेंज कर देते हैं किस चीज़ में, d ऑफ r में विद d ऑफ थीटा, और साथ में हमारे पास जो है यहाँ पर एक और r भी आता है, ठीक है। r d ऑफ r विद d ऑफ थीटा, ये जो r है ये फिर इस फंक्शन के पास जो है वो चला जाता है जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू r इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसको जो है हम लोग इसमें चेंज कर देंगे। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस जो हमें रीजन गिवन है, ठीक है, ये जो रीजन हमें गिवन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग विद द सर्कल रेडियस 2 को करता है, जो कि हमारे पास सेंटर में होता है। और जब हम लोग जो है इसको ओरिजिन करते हैं विद कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, ये होता है हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। 0 से 2 जो है वो हमारे पास इसका रीजन चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास रीजन की बात। या फिर अगर मैं इसको और ज़्यादा जो है साफ अल्फाज में बोलूँ तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमारे पास 2 होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकल बोल देती हूँ, तो आप वो लिख लीजिए। सर्कल रेडियस क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2, CIRCLE सर्कल रेडियस
वो होता है हमारे पास 2, ठीक है। एंड जो सेंटर होता है ओरिजिन में, तो वो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास हो जाएगा, सर्कल रेडियस जो होता है वो हमारे पास 2 होगा। और अगर हम लोग जो है डिस्टेंस की बात करें, रेडिकल डिस्टेंस जो आर है रेंज का, वो कहाँ से होता है, वो हमारे पास होता है 0 से 2 तक होता है वो हमारे पास, ठीक है, 0 से 2 तक। और अगर हम लोग एंगल की बात करें, एंगल रेंज की यानी टीटा की बात करें, ये तो आर की बात हो गई ना कि आर हमारे पास 0 to 2 है। दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ अभी आर की बात की है, रीजन की बात की है, ठीक है, अभी हमने एंगल की बात नहीं की। सो रीजन जो है वो हमारे पास 0 से 2 तक जा रहा है। और अगर हम लोग ये टीटा यानी एंगल की बात करें, एंगल, हाँ एंगल, सो यहाँ पर एंगल हमें क्या बोल रहा है, एंगल का जो रेंज होता है वो हमारे पास होता है 0 से 2 पाई तक, ठीक है। जहीं वो इंटायर सर्कल जो है वो कवर करता है, ठीक है, इंटायर सर्कल कवर इंटायर सर्कल। तो जब भी हम लोग जो है कार्टेशियन से पोलर चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास जो गिवन हमारे पास शेप होती है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है। अब हमारे पास सर्कल का जो रेडियस था वो 0 से 2 जाता है, ठीक है। एंड जो रेडियस है हमारे पास, जो एंगल है हमारे पास, वो हमारे पास 0 से 2 ऑफ पाई तक जाता है। वो सारे के सारे सर्कल को जो है वो एंगल कवर कर लेता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या होगा, ये हमारे पास लिमिट्स हो गए। तो अब इस लिमिट्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, और फिर मैं आखिरी में जो है आपको बीच में बता देती हूँ कि इस लिमिट्स को हम लोग किस तरह से यहाँ पर पुट करेंगे। सो चलिए अब मैं क्या करूँगी, और कुछ इसमें ज़्यादा मुझे डिटेल्स का जो है, जितनी डिटेल्स थी मैंने सारी बता दी। लेट्स सी कि क्या रहता है, जो रहता होगा वो हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। अब सरफेस एरिया हमारे पास किस तरह से कन्वर्ट होगा, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। डबल इंटीग्रेशन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन को लिखूँगी, उसके बाद लिमिट्स को पुट करूँगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था आर डी ऑफ आर, ठीक है। सो आर डी ऑफ आर एंड डी ऑफ थीटा, जो कि मैंने आपको डी ए का बता दिया था ना कि डी ए क्या होता है, तो हमने उसको यहाँ पर जो है वो लिख लिया। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अपनी लिमिट्स डालेंगे। अगर हम लोग देखें तो आर हमारे पास पहले, तो आर में जो है हमारे पास क्या था, वो इसमें डलेगा, और टीटा आखिरी में है, तो ये वाला जो है टीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो है आर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर जो है मैं पुट कर दूंगी इनकी लिमिट्स। अगर टीटा को देखा जाए तो टीटा को हमने क्या बोला था कि वो 0 से 2 पाई तक जाता है, तो 0 से 2 ऑफ पाई, यहाँ पर आप टीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आर का हमने क्या किया था कि जो है हमारे पास आर इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक जो है वो हमारे पास जाएगा। तो देखें हमने किस तरह से कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया, इसको आपने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देना है कि चेंजिंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 0 से लेस देन आर लेस देन इक्वल टू 2 एंड 0 लेस देन इक्वल टू टीटा लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ पाई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चेंजिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, पोलर इनटू कार्टेशियन इनटू पोलर। तो ये हमारे पास जो है लिमिट को चेंज हो चुकी हैं, हमने यहाँ पर जो है पुट कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ व्हाट, फॉर द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स वाई की बात आ जाती है, व्हाट इज़ एक्स एंड व्हाट इज़ वाई। तो चलिए एक्स और वाई में भी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नीचे वाली चीज़ों को मैं हटा दूँगी, ठीक है, इस एरोस को भी अब हम लोग हटा देंगे क्योंकि अब ये हमें समझ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो x है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, r cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू सब्सटीट्यूटिंग एक्स वाई विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्सटीट्यूटिंग x एंड y विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में x जो होता है, ये यहाँ पर नहीं लिख रहा, आई थिंक यहाँ पर मुझे कल पानी गिरा था इसलिए नहीं कर रहा काम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए x जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वो r cos ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करता है, y जो है वो r sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे इस फंक्शन में,
ठीक है। सो चलिए इन चीज़ों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर आप अब देखें तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पुरानी हैं, हम लोग पुरानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है वो हमारे पास 0 से 2 पाई होगी एंड ये से 0 से 2 होगी विद, अब यहाँ पर 4 एक्स को हमने क्या बोला, एक्स को हमने बोला आर कॉस ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर है, प्लस 4 वाई, वाई है आर साइन थीटा, ठीक है, और ये होल स्क्वायर एंड प्लस 1 अपनी इस जगह पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए ये बाकी जो है चीज़ें इसको भी लिख देंगे, आर डी ऑफ आर एंड डी ऑफ थीटा, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन को छोड़ दूँगी, ये लास्ट आर डी ऑफ थीटा को छोड़ दूँगी। सबसे पहले मैं सिर्फ इस स्क्वायर रूट को जो है वो सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो चलिए इन सब को हटा देते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं हटा दूँगी एंड यहाँ पर जो है मैं स्क्वायर रूट को सबसे पहले सॉल्व कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो हमारे पास स्क्वायर रूट था 4, ये होगा आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 4 आर साइन थीटा स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपनी जगह पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1। सारा का सारा हमने ओपन कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। किस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 4 आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपनी जगह पे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। दिस विल बी 4 आर स्क्वायर 1 एंड प्लस ऑफ 1। तो अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो ये जो है हमारे पास इसकी सोल्यूशन से हमारे पास सिर्फ ये आया है, ठीक है। सो अब हम लोग इसको जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर आप अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करेंगे और फिर उसको सब्सटीट्यूट करते रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इतनी ज़्यादा डिटेल से इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि हाउ वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे सब इसकी जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई अपनी जगह, 0 से 2 अपनी जगह, ये हो जाएगा हमारे पास 4 आर स्क्वायर प्लस 1 एंड ये हो जाएगा आर डी ऑफ थीटा। नाउ इसकी जो है इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन अगेन किस तरह से सॉल्व होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाला हटा दूँगी, ये वाला हटा दूँगी। नाउ वी विल सॉल्व दिस वन। तो चलिए ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब मैं इसको ब्लैक में लिखूँगी, ठीक है, ताकि जो है हमें पता हो कि हमने ये चीज़ जो है वो निकालनी है। 0 से 2 पाई एंड देन 0 से 2 और विद 4 आर स्क्वायर प्लस 1 आर डी ऑफ थीटा, ठीक है। पहले भी खैर हम जो है डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं, बट लेट्स जो है रिवाइज दिस अगेन। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन होता है पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन बाहर आते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग जो है इस एरिया को सॉल्व कर देंगे, इस एरिया को विद दिस, ये वाला एरिया जो है हम सॉल्व करेंगे, ये अंदर का ये, और ये जो है हम लोग फ़िलहाल स्किप करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये तो एज इट इज़ 0 से 2 पाई अपनी जगह पे आ जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी ईजी। लेट्स टेक द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में लेट करेंगे कि हमारे पास है u इक्वल टू 4 आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। इसका du निकालते हैं, ये होगा du इक्वल टू जो नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2r और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पर हमें कहीं भी 8r की ज़रूरत नहीं है, 8r बोल रही थी मैं, 8r की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल यूज़ द 1/8 डी ऑफ u इक्वल टू r डी ऑफ r, ठीक है। तो हम लोग अब ये यूज़ कर सकते हैं, देखिए इसको, इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग ये पुट कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस फंक्शन। और हमें पता है कि जब लिमिट जो होती है वो डेफिनेट, जब इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो जिसमें हमारे पास लिमिट गिवन होती है,
तो लिमिट हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में होती है, तो हम क्या करेंगे, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स को भी सॉल्व करेंगे, इसी में लिमिट्स को सॉल्व कर देंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग ले लेंगे r इक्वल टू 0 एंड देन r इक्वल टू 2 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं r 0 पुट करूँगी यहाँ पे तो मेरे पास हो जाएगा 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा, बल्कि अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो मैं 1 आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी, मतलब 2 पुट करूँगी, तो u इक्वल टू ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर + 1, तो मेरे पास लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी मेरे पास 17। तो अब मैं क्या करूँगी, चेंज इन लिमिट कर दूँगी, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी मेरे पास 1 से लेकर 17 तक, ठीक है। और फंक्शन क्या था, फंक्शन u था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ u लिख दूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ u। और r d ऑफ r की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1/8 वो बाहर लिख दूंगी एंड विथ d ऑफ u। और ये जो d ऑफ थीटा है ये अपनी जगह पे रहेगा, तो उसको मैं रेड से लिख दूंगी, ठीक है, वो पुराना है। तो ये देखें, ये वाला अपनी जगह पे, सारा ब्लू वाला जो है वो मैंने न्यू किया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो है इसको मैं हटा दूंगी और अब हम लोग इसको जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई ये भी अपनी जगह पे रहेगी, d ऑफ थीटा भी अपनी जगह पे रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन पावर इंटीग्रेशन है, मुझे ज़्यादा जो है बताने की ज़रूरत नहीं है कि पावर इंटीग्रेशन क्या होती है। इसको मैं लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ u को मैं लिख सकती हूँ ना, u की पावर 1/2। तो यहाँ पर पावर इंटीग्रेशन u 1/2 + 1 एंड 1/2 प्लस ऑफ 1। लिमिट क्या है, 1 से लेकर 17 तक है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गई है, सो लेट्स स्किप दिस, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन को हम स्किप करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 17। अच्छा, वो तो दूसरी इंटीग्रेशन में अप्लाई कर दूंगी ना, नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/8, बल्कि सही है, लेट्स सी, ये है 1/12 और 17 पावर 3/2 माइनस ऑफ 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लिमिट है ये वाली रेड वाली, इसको मैं अपनी जगह पे अगेन पुट कर दूंगी, 0 से 2 पाई विथ d ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको d ऑफ थीटा से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो है वो थीटा का फैक्टर नहीं है। जब थीटा का कोई फैक्टर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। सो ऊपर वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ एंड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 से 2 पाई और 1/12 को बाहर लिख देंगे, 1/12 और 17 3/2 माइनस 1 d ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पर थीटा का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इस सारी वैल्यूज़ को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 17 3/2 माइनस 1 को बाहर निकाल देंगे, 0 से 2 पाए हमारे पास 1 इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस वैल्यू विल बी एज इट इज़, ठीक है। मैं इसको जल्दी से बस रैप अप करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। -1 सही है, एंड ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग थीटा में लिमिट पुट करेंगे, तो ये लिमिट कैसे पुट होगी, 2 पाई माइनस 0, तो हमारे पास जो है वो 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई को इस होल इक्वेशन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक 1/12 ये हो जाएगा 2 पाई और 17 3/2 माइनस 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी π/6 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस ऑफ 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा कैलकुलेशन आ चुकी है। देखिए 17 3/2 को हम 17 और स्क्वायर रूट 17 लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, और 2 पाई को हम करेंगे तो 2 और ये हमारे पास 6 हो जाएगा और पाई विल बी एज इट इज़। दिस इज़ अवर आंसर, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया हमारे पास इतना है। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। और अब जो है वो बिजली चली गई है, तो लेट्स जो है स्टॉप दिस। अब जब बिजली आएगी तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है। मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम चल रहा है, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और आपका मौसम जो है इलाके का आजकल कैसे चल रहा है। यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ आंधियाँ हैं और बारिश बार बार टाइम टू टाइम हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर लोड शेडिंग का भी एक मसला हो गया, जब हवाएं तेज़ चलती है ना तो फिर लाइट चली जाती है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद अवर नेक्स्ट एग्जांपल। होप कि सबको समझ आ गई होगी एंड ऑफ कोर्स अपनी
स्पेशल प्रेयर्स में मुझे याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।